हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विथ विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह आपको आज बताएंगे यूपी शिक्षक भर्ती के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। कुछ पद भी आए हुए हैं, कितने पद आए हैं, कैसे आए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सारी चीज़ हम लोग ए टू जेड बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने पद हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, सब कुछ एक्स वाई जेड देखेंगे। और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, किसको वरीयता दी जाएगी, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। और शिक्षक वीर कहे जाएंगे क्या है सब चीज़ न्यूज़। पहले तो हम एक न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं, जो कि न्यूज़ जो है पहले आई। संविदा पर नियुक्ति होंगे एजुकेटर और परिचालक, ठीक है, ये आपका न्यूज़ का हेडलाइन था। यूपी में 20,000 कर्मचारी होंगे भर्ती। तो इसमें है क्या, 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती करेगा रोडवेज, तो एक तो ये था। और 75 जिलों में 10,684 ECCE एजुकेटर की होगी भर्ती। तो आज हम बात इस पे करने वाले हैं, जो 75 जिलों में ECCE एजुकेटर, जिसे हम लोग शिक्षक वीर कह सकते हैं, उनकी भर्ती होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हैं। तो चलिए डिटेल में हम जो है इसका शासनादेश की तरफ रुख करते हैं, जो शासनादेश आया हुआ है, ठीक है। शासनादेश की तरफ हम रुख करते हैं। तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद 2 के लिए, ठीक है। इसमें है क्या समझिए, पहले इसका विषय समझते हैं। समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। समझते हैं लोकेटेड आंगनबाड़ी जो दिया हुआ है ये क्या चीजें हैं, सब समझेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, उक्त के क्रम के प्रदेश में समस्त 75 जिलों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों जनपदवार सूची संलग्न हेतु, जैसे जो आपके हर जिले में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसी में एक अलग से व्यवस्था ये किया जा रहा है कि एक ECCE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे और उनकी जो है जो सैलरी होगी वो 10,313 रुपये आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। पहली चीज़ सैलरी कितनी है ये क्लियर कर लीजिए, 10,313 रुपये महीने प्रति माह दी जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। तो 11 माह की ये नौकरी होगी, हर 11 माह पे इस पे रिन्यूअल होता रहेगा, सरकार जैसा दिशा निर्देश देगी उसी के अकॉर्डिंग। और पद का नाम क्या है, पद का नाम है ECCE एजुकेटर, पदों की संख्या 10,684 और नियुक्ति स्थान जनपद अवस्थित जो है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालयों पे। और नियुक्ति का प्रकार क्या है, संविदा होगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। संविदा अवधि कितनी होगी, तो 11 माह होगा। मानदेय आपको बता ही दिए, इसमें आपका 11,313 रुपये प्रति माह होगा। इसमें PF और ESI सहित जो है सहित ESI की व्यवस्था भी है, PF की व्यवस्था है, सब मिला के 10,313 रुपये आपको मिलेगा। और देखिए शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित आपका जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक प्राप्त गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों। देखिए जो महिलाएं होम साइंस के द्वारा, ठीक है, होम साइंस से मेरी प्यारी बहनें जो होम साइंस से 50% मार्क्स पाके जो उत्तीर्ण हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें होम साइंस दिया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय, मतलब आपका मुख्य विषय गृह विज्ञान होना चाहिए। आरक्षित वर्गों के नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5%, मतलब जो लोग आरक्षित वर्ग हैं वो 45% पे, जैसे SC ST OBC वगैरह, ये 45% पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपको बताई दी है ये होना चाहिए। अगर आपके पास 45% जो है आपका ग्रेजुएशन अगर आपका होम साइंस से है या 50% है तो आप जो है एलिजिबल है, 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45% अन्य कैटेगरी के लिए। और अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी आगे बात की गई है। नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT, देखिए NTT की बात हमेशा आती है, आपके इस पे वीडियो बनाए हैं। जिसके पास NTT या CT नर्सरी या DPSI का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, अगर ये आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। और आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। तो 40 वर्ष नहीं होनी चाहिए पूर्ण, 40 वर्ष के अंदर 39 वर्ष हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ECCE एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व क्या है, आयु वर्ग में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, उनको तैयार करना, जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना समझाना है। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों की भौतिक मानसिक सामाजिक और संवेदात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रहेंगी उनके साथ आप सहयोग स्थापित करके बच्चों के विकास में आप काम करेंगी। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के
अंतर्गत निर्धारित अधिगम अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये जाने रहिए जो आपका भारत मिशन के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं उन पे आपको बच्चों के ऊपर वर्क करना है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। तो इनके बारे में आपको बच्चों को बताना, उनसे रिलेटेड चीज़ों को समझाना, प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। तो मेन चीज़ ये है ना, एक देखिए मानव विकास के दिशा में आपको कार्य करना है, ठीक है? उनको विकसित करने के लिए कोई बच्चे हैं, उनको कैसे आप विकसित कीजिए। अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना और इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि से इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्वक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधि को सीखने के लिए मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, लमसम यही है। देखिए, ईसीसीई एजुकेटर विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे आप। तो प्रधानाध्यापक जैसा आपको दिशा निर्देश देंगे, उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा। तो आपको जो काम करना है वो ऊपर हम बता ही चुके हैं और आपको प्रधानाध्यापक के अंतर्गत रखना है। चलिए इसमें बात करते हैं, संबंधित कर्मी को कार्यविधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तो चलिए आपको टाइमिंग भी जो है निर्धारण वही लोग करेंगे। अब बताते हैं आपका जो है सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगा, कैसे आप सेलेक्ट होंगे, इसको समझिए। तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपकी एक समिति की गठन होगा जिसमें जिलाधिकारी आपके अध्यक्ष होंगे। प्राचार्य जो होते हैं मतलब जो प्रिंसिपल वगैरह हैं स्कूल के, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के, वो आपके इसके सदस्य होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। जिला सेवा योजना अधिकारी भी सदस्य होंगे। वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा भी इसके सदस्य होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। और बताते चलें इसमें, देखिए इसमें क्या है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसीई एजुकेट कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण के बारे में समझते हैं क्या होगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। प्राचार्य जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान संबंधी जनपद सदस्य होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके संबंधित जनपद के सदस्य सचिव होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद, जिस जनपद में ये योजनाएं हैं जहां से आप फॉर्म फिल करेंगे वहां की बात की गई, वहां के सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य भी सदस्य होंगे। ठीक है, प्रक्रिया हम समझेंगे कैसे होगा। ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां यूडायस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या एवं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। पीएम श्री विद्यालयों के अनिवार्यता चयनित किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसमें आप समझते हैं कि आपका योग्यता कैसे निर्धारण होगा। तो सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर युक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और डीपीएसआई या एनटीटी जो आपको बताए हैं अभी, जो डिप्लोमा, अगर आपके पास स्नातक नहीं है तो डीपीएसआई या एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा, तीनों में से कोई हो। ठीक है, संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट सूची और वही क्रम में तैयार किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की परीक्षाओं में प्राप्तांक के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। जिसकी आयु अधिक होगी उसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि आयु में भी समानता होती है तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा में प्रतिशत के दशमलव को अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम, जैसे मान लीजिए आपका कोई किसी का नाम ले लीजिए, तो अगर किसी भी लड़की का नाम मान लीजिए महक है, ठीक है, एक का नाम आपका महक है और एक का नाम आपका मुस्कान है। ठीक है, एक का नाम आपका मुस्कान है। तो देखिए एम के बाद ए पहले आया, यू बाद में आया, तो आपको पहले महक को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद मुस्कान को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये समझिएगा। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों में मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची की, मतलब इसको जो बताए हैं, नाम को, आपके नंबर को और आपकी आयु को रखते हुए विद्यालय चयन
हेतु काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग होगा, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये आपका लगभग नोटिफिकेशन था। कुछ चीज़ें और दिखाते चलते हैं आपको। यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयन उपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थी की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की व्यय सीमा निर्धारित की जाएगी, जो आपको सैलरी वगैरह मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या बात की गई है, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिए आपका यही सेम चीज़ दिया हुआ है, इसमें कुछ अलग नहीं दिया है। अभी जिले वाइज़ हम बताएँगे कितने-कितने पद आपके हैं। तो आउटसोर्सिंग है, कितना आपकी सैलरी होगी, क्या आपकी योग्यताएँ होंगी, ठीक है? क्या काम आपके होंगे, ये सारी चीज़ों को इसमें बताया गया। कौन सदस्य होंगे और आपका एजेंसी वगैरह कौन होगी, सेवा प्रदाता कौन होंगे, तो सारी चीज़ों को इसमें लाइन वाइज़ लाइन कहा गया है, ठीक है? फॉर्म भरने का डिटेल बहुत जल्दी आने वाला है, तो जैसे वो आएगा तो उस पे भी एक वीडियो बना देंगे कि कैसे आप लोग फॉर्म भरें। लेकिन एक बात बताते चलें, आप लोगों का सेवा योजन पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। देखिए, आगरा में आपके 146 पद हैं, ठीक है? इसी तरीके से अलीगढ़ में 147 पद हैं। टोटल ईसीई एजुकेटर के पद आपके 161 यहाँ पे हैं, 159 हैं। ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देखिए पद दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जिस डिस्ट्रिक्ट से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं, वो लोग अपना यहाँ से देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसका हम डिटेल डाल देंगे। तो आपका न जो है इसका इस पीडीएफ को हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देखिए कानपुर में आपके 130 पद हैं। इसी तरीके से कहीं-कहीं ज़्यादा पद दिखाई देंगे। पीलीभीत में देखिए आपको 219 पद हैं। प्रतापगढ़ में आपके 209 पद हैं। तो कहीं-कहीं बहुत कम पद भी हैं, कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा पद भी हैं। टोटल 6884 देखिए यहीं पे आपका 200 पद आपका दिख रहा है, श्रावस्ती में है, सिद्धार्थनगर में 266 पद हैं, आपका सुल्तानपुर में 263 पद दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपका दिया हुआ है। देखिए सीतापुर में 266 पद हैं, सिद्धार्थनगर में 200 पद हैं, श्रावस्ती में 70 पद हैं, सॉरी हम लाइन गलत पढ़ लिए थे। तो ऐसे ही आपके सारे जिले के पद दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये था आज का डिटेल, ठीक है? और बाकी इस पे जैसे ही कोई और डिटेल आता है, कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको बता देंगे। 1 से 2 दिन में वीडियो बना के हम जो पूर्ण जो आपका शासनादेश आ जाएगा या नोटिफ़िकेशन आ जाता है, तो आपको हम बना के आपको दिखा देंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आप लोग ईज़िली कर लेंगे। कोई भी क्वेरी आपकी हो, हमें कमेंट कीजिए, ठीक है? टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम आपका क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।